हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के थर्ड फैब वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले जैसा कि आपको पता है, सेकेंड ऑफ फैब को जो यूपीएससी सीएससी 2022 के नोटिफिकेशंस आ चुकी हैं और बिफोर फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म काइंडली मेक श्योर कि जो नए नोटिफिकेशन आए हैं उसको आप अच्छे से स्टडी कर लो। जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांगी जा रही हैं, तो उस सेक्शन को आप स्टडी करके देन यू शुड कंटिन्यू टू फिल अप द फॉर्म। बिकॉज आपको ही पता है, एक बार जो भी आप डिटेल सबमिट कर देते हो उसके बाद वो चेंज नहीं होती है। दैट्स वाई while filling up the form you should take the necessary steps like verifying all the documents you have and also जो रिजर्वेशन अवेल करना चाहते हैं उसके लिए भी कहीं ना कहीं एक सर्टेन सेक्शन दी गई है नोटिफिकेशन के अंतर्गत, तो उसे भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट डिलेइंग। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, यू कैन ज्वाइन इट, द लिंक हैज़ बीन गिवन इनटू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। आज हमें 6 आर्टिकल डिस्कस करने हैं, वन बाय वन वी शुड स्टार्ट इट। तो पहला है आपका ओपन कास्ट माइंस इन झारखंड कंटिन्यूज टू बी ए डेथ ट्रैप। तो ओपन कास्ट माइनिंग के बारे में आप जानते होंगे कि इसके तहत क्या होता है कि जो भी मिनरल्स होते हैं वो एक्सट्रैक्ट आउट किए जाते हैं बाय सिंपली डिगिंग। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको पता ये भी होगी कि ये जो ओपन कास्ट माइनिंग है वहाँ पर ज़्यादा सफल होती हैं जहाँ पर जो मिनरल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक होते हैं टू द सरफेस। जैसे ये आपका सरफेस है तो ओपन कास्ट माइनिंग वहीं पर प्रेफर की जाएंगी जहाँ पर जो मिनरल्स होंगे वो नियर द सरफेस होंगे, सो दैट आसानी से इन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जा सके विदाउट मच कॉम्प्लिकेशन। तो दो इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ से पता चली होंगी। तो इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहली बात सिलेबस देखते हैं। तो सिलेबस में आपका डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत आ सकता है, हालांकि ये आपका जो वल्नरेबिलिटीज है उसके अंतर्गत भी आएगा। तो अभी न्यूज़ इसलिए आई है इसकी बिकॉज हाल फिलहाल में एक जो एबंडेंट ओपन कास्ट कोल माइन है झारखंड में वो कोलेप्स हो गया। और ये जो आपका ओपन कास्ट कोल माइन जो कोलेप्स हुआ है ये बेसिकली इलीगल माइनिंग जो की जा रही थी, जो की जाती है एक्चुअली में, उसको यूं ही छोड़ दिया गया था विदाउट टेकिंग द नेसेसरी स्टेप्स। जैसे फॉर एग्जांपल डिगिंग की गई है ना, और जो भी मिनरल्स है वो एक्सट्रैक्ट आउट कर लिए गए। अब ये जो यहाँ पर होल क्रिएट हुआ, ये जो आपका डिप्रेशन क्रिएट हुआ, अब जब तक इसको सही से फिलअप नहीं किया जाएगा तो जो ओवरलाइंग लोड है मटेरियल्स का, सेडिमेंट्स का, वो धीरे धीरे सबड्यूड होने लगेंगी एंड इसके कारण आपका आइसोस्टैटिक रीएडजस्टमेंट होगा और ये फिर जो फ्लोर है कलेप्स कर जाएंगी। और अगर यहाँ पर कोई माइनर्स फंसे पड़े हैं या फिर वर्कर्स फंसे पड़े हैं तो उनकी डेथ भी हो सकती है। तो यही बेसिक न्यूज निकल कर आ रही है और आप देख सकते हो कि इट हैज़ लेड टू द डेथ एंड मैनी ट्रैप्ड इनसाइड। तो ये भी हाल फिलहाल की न्यूज है, इसलिए आपको ये देखने को मिल रहा है। तो ओपन कास्ट माइनिंग के बारे में हमने आपको बताया, इट इज़ ए सरफेस माइनिंग टेक्निक जिसके तहत मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं, चाहे वो कोल हो या फिर कोई अन्य मिनरल्स हो, फ्रॉम एन ओपन पिट इन द ग्राउंड, यानी कि गड्ढे खोद के ये मिनरल्स एक्सट्रैक्ट आउट किए जा सकते हैं। और जो इलीगल माइनर्स होते हैं ना वो सब इस तकनीक का ज़्यादा इस्तेमाल भी करते हैं। और ये टेक्निक वहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है जहाँ पर जो मिनरल्स हैं, चाहे वो कोल हो या फिर कोई अदर मिनरल्स हो, वो रिलेटिवली क्लोजर टू द अर्थ सरफेस में अगर होती हैं। तो मैंने आपको एग्जांपल लेकर भी बताया कि लेट से यहाँ पर अगर होंगी तो ओपन कास्ट माइनिंग करना कॉस्टली भी होगा, डिफ़िकल्ट भी होगा, लेकिन अगर मिनरल्स यहाँ पर मिल रही हैं तो आराम से इसको एक्सट्रैक्ट आउट वाया ओपन पिट किया जा सकता है या फिर ओपन कास्ट माइन के माध्यम से किया जा सकता है। एंड ये क्या
बेनिफिट है ओपन कास्ट माइनिंग की, तो पहली बात तो मोस्ट एफिशिएंट एंड इकोनॉमिक मेथड है क्योंकि कॉस्ट में भी बचत होती है। एंड अलोंग विथ व्हाट, हायर प्रोडक्शन एंड एक्सट्रैक्शन रेट, क्योंकि आसानी से क्लोजर मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट आउट किया जा सकता है विदाउट यूजिंग द मच कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स, अलोंग विथ लो कॉस्ट प्रोडक्शन। एंड जितनी जल्दी मिनरल एक्सट्रैक्ट कर ली जाएंगी उतनी ज़्यादा उसको प्रोसेसिंग के लिए और उतनी कम समय में उसको प्रोसेसिंग के लिए भेज दी जा सकती है, तो इसका मतलब लोअर जेस्टेशन पीरियड। ठीक है, तो ये भी एक बेनिफिट है। नेक्स्ट इज योर फुल मैकेनाइजेशन, एंड ये प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और याद रखनी है। भारत में 94% जो कोल प्रोड्यूस होते हैं वो आपका ओपन कास्ट माइनिंग के माध्यम से ही होते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेजोरिटी ऑफ द कोल प्रोडक्शन या फिर जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो आपका ओपन कास्ट माइन के माध्यम से किया जाता है। लेकिन कुछ चिंताएं भी हैं। क्या चिंताएं? तो पहली बात तो यही कि जहाँ से ये आपका मिनरल्स लाइक कोल एक्सट्रैक्ट किए गए हैं वाया द ओपन पिट या फिर योर ओपन कास्ट माइनिंग, तो जो ओवरबर्डन है यानी कि जो मटेरियल्स हैं ओवरलाइंग द माइन, वो उसको यूं ही ऐसे छोड़ दिया जाता है। एक बार जब वहाँ से सारे मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर लिए जाते हैं तो धीरे धीरे जो लैंड है वो सबसाइड करने लगती है, यानी कि ओवरलाइंग लोड के कारण धीरे धीरे लैंड सबसाइड करने लगती है और उसके बाद ये कोलैप्स भी हो जाती है। That's why it leads to the death of the miners. And next is your lack of rehabilitation of closed and abandoned mine sites, यानी कि जो भी साइट हैं जहाँ से मिनरल्स या माइंस एक्सट्रैक्ट आउट कर ली गई हैं उसको ठीक तरीके से रिहेबिलिटेट किया नहीं जाता, जिसके कारण इस प्रकार के डिजास्टर वाली घटनाएं की संभावनाएं बनी रहती है। और तीसरी कंसर्न यही है कि वाटर पोल्यूशन भी इससे होता है। कैसे? तो इस प्रकार से कि जब भी माइंस की जाती हैं तो वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, तो जो भी यूज्ड वाटर है फ्रॉम द माइंस उसको ड्रेन कर दी जाती है नियर बाय वाटर बॉडीज में, या फिर वो जो आपका यूज्ड वाटर है वो लीचिंग के माध्यम से एक्वाफायर में अंडरग्राउंड वाटर में मिक्स हो जाती है, तो इसके कारण आपका वाटर पोल्यूशन हो जाएगा। साथ ही साथ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन कैसे? तो मीथेन इमिशन हो या फिर जो डस्ट पार्टिकल्स निकलती हैं वाइल माइनिंग, तो ये सब आपका एयर में मिक्स हो जाता है और इसके कारण आपका एयर पोल्यूशन भी होती है। क्या स्टेप्स लिए गए हैं? तो 2017 में आप देख सकते हो मिनरल कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट रूल्स अमेंड की गई थी सो दैट मैंडेटरी स्टार रेटिंग की जाए, सो दैट साइंटिफिक एंड एफिशिएंट माइनिंग ऑपरेशन हो सके टू दीज माइनिंग एरियाज। अलोंग विथ रेगुलेशंस की जाती हैं इन माइनिंग एरियाज की, माइनिंग साइट्स की अंडर द माइंस एक्ट 1952 अलोंग विथ माइंस रूल 1955, कोल माइन रेगुलेशन 1957, तो ये सब कुछ रेगुलेशंस भी है। ठीक है, तो एक तो रेगुलेशंस है, अलोंग विथ वी हैव द अदर स्टेप्स। सो फ्रेंड्स, ये हमने आर्टिकल नंबर 1 डिस्कस किया डिटेल से। लेट्स मूव टू द सेकंड आर्टिकल। हाउस पैनल वॉइसेस कंसर्न ओवर द डिलेज इन हाईवे स्कीम प्रोजेक्ट। तो जो भी हाईवे स्कीम प्रोजेक्ट चल रही है जिसमें से एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है आपका भारतमाला परियोजना, उसमें कहीं ना कहीं डिले देखने को मिल रहा है। अब कैसे? तो रिपोर्ट से ही पता चलेगा। तो उसे डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करते हैं सिलेबस क्या है। सो लेट्स मूव टू द सिलेबस। तो सिलेबस में आपका आर्टिकल नंबर 2 इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्ट्स रोड्स इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, सो जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी है ऑन ट्रांसपोर्ट टूरिज्म एंड कल्चर, अपने रिपोर्ट में इन्होंने कंसर्न रेज किया है और इस कंसर्न में इन्होंने कहा है कि जो भी पोर्ट कनेक्टिविटी रोड्स कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं अंडर द भारतमाला परियोजना उसमें डिले देखने को मिल रहा है, और इसके लिए कमिटी ने मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को जिम्मेदार भी ठहराया है और कहा है कि जो आपका एक्सट्रीमली स्लो प्रोग्रेस हो रहा है वर्क का इन द हाईवे सेक्टर वो आपके ही कारण है। और इस भारतमाला परियोजना के तहत क्या है, तो जो भी आपका मेजर पोर्ट्स लोकेटेड है उसको रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना फ्रॉम द इंटीरियर, सो दैट जो भी प्रोडक्ट पोर्ट पर आते हैं, है ना, बाहर से आते हैं या फिर एक्सपोर्ट किए जाने प्रोडक्ट, तो उसको पूरे देश में एक प्रकार से एसेसिबिलिटी हो सके
चाहे वो एक्सपोर्ट पर्पस के लिए हो, चाहे वो इम्पोर्ट पर्पस के लिए हो। तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है भारतमाला परियोजना का। तो भारतमाला परियोजना एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है हाईवे सेक्टर के लिए, जो फोकस करता है कि किस प्रकार से फ्राइट एंड पैसेंजर मूवमेंट के एफिशिएंसी को ऑप्टिमाइज किया जा सके अक्रॉस द कंट्री। तो कैसे? तो जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हैं, जिसके कारण एक्सेसिबिलिटी में प्रॉब्लम आती है, उसको समाप्त करके। और क्या इश्यूज ऑब्जर्व की गई हैं और क्या रिकमेंडेशंस दी गई हैं? तो पहली बात तो देख सकते हो आप 2021-22 ये आपका कंप्लीशन टारगेट रखा गया था भारतमाला परियोजना फेज 1 के लिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 168 किलोमीटर पोर्ट कनेक्टिविटी रोड्स ही अवॉर्ड की गई हैं, यानी कि कंप्लीट हो सकी हैं। तो आप समझ सकते हो। और जबकि 2105 किलोमीटर रोड्स अभी फिलहाल वेरियस स्टेजेज ऑफ डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन में ही हैं। तो काफ़ी लार्ज सेक्शन ऑफ रोड्स कंप्लीट या फिर बननी ही नहीं है, अभी अंडर कंसिडरेशन ही है। तो एक इश्यू ये आ रहा है, दैट्स वाई इट इज इंडिकेटिंग कि काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहा है इन द प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। दूसरा है आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है, ये सिर्फ और सिर्फ 43.5% जो भी बजट एलोकेट हुए थे फॉर द R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड इन 2020-21 ओनली 43.5% ही इस्तेमाल किया गया, बाकी इस्तेमाल ही नहीं किया गया। बताओ। एंड नेक्स्ट इज योर लैक ऑफ रोबस्ट रोड कनेक्टिविटी टू द पोर्ट्स। तो ये तो कंसर्न है ही है कि जो आपके मेजर पोर्ट्स हैं, है ना, कोस्टल रीजन में, वो भले ही आपका जो शिप्स हैं वो आपका यहाँ पर आती हैं और जो भी वस्तु हैं उसका ट्रेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस पोर्ट को इंटीरियर रोड से कनेक्टिवाइज करने की ज़रूरत है, सो दैट फैसिलिटेट किया जा सके इंडियन प्रोडक्ट्स जिसको एक्सपोर्ट करना है फ्रॉम एनीवेयर लोकेटेड इनसाइड इंडिया टू द लोकेशन ऑफ द पोर्ट्स, सो दैट इसको एक्सपोर्ट किए जा सके एफिशिएंट तरीके से, अलॉन्ग विथ पैसेंजर एफिशिएंसी को भी इम्प्रूव करने की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं रोबस्ट रोड कनेक्टिविटी टू द पोर्ट्स उसकी कमी है, एंड इट इज़ वन ऑफ द मेजर बोटलनेक्स, जिसके कारण आपका शिपिंग सेक्टर अपने पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पा रहा है। अलॉन्ग विथ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसमें सिर्फ और सिर्फ 1112 स्टाफ ही वर्क करते हैं, अगेंस्ट जो सेक्शन स्ट्रेंथ है 1892। तो 1892 सेक्शन स्ट्रेंथ है अंडर द NHAI, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1122 यानी कि 1122 स्टाफ ही वर्क कर रहे हैं। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट एक प्रकार से रिफ्लेक्ट हो रही है। नेक्स्ट इज योर रिकमेंडेशन क्या है? तो पहली बात तो मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स, इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए एंड वेटेज देनी चाहिए। साथ ही साथ कानून लाया जाए टू कर्ब द कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेलल रोड, जो स्टेट में बराबर किए जाते हैं, बिकॉज अगर एक रोड बनाई जा रही है उसके अलोंग फिर पैरेलल रोड बनाई जा रही है तो भाई साहब लॉस ऑफ रेवेन्यू होता है, ठीक है। एंड इंश्योर कि जो फंड रिक्वायरमेंट्स है वो करेक्टली प्रोजेक्ट की जाए कि भाई साहब इतनी हमें फंड की ज़रूरत है तो उतना ही एलोकेट किया जाए, ऐसा नहीं कि ज़्यादा एलोकेट कर दिया जाए या फिर कम एलोकेट कर दिया जाए। अलॉन्ग विथ सेंट्रल डाटाबेस ऑफ रोड प्रोजेक्ट क्रिएट किया जाए। तो ये है आपका बेसिक इश्यू, ठीक है। और भारतमाला प्रोजेक्ट कैटेगरी के तहत आप देख सकते हो इकोनॉमिक कॉरिडोर इस्टेब्लिश करने की बात है, इंटर कॉरिडोर एंड फीडर रूट क्रिएट करने की बात है। तो ये सब कुछ कंपोनेंट है। सो फ्रेंड्स, इसे डिस्कस करने के बाद लेट्स मूव टू द थर्ड आर्टिकल, जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज में रहती है, मनरेगा, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो इसके तहत न्यूज ये आई है कि मनरेगा वेजेस जो पे किए जाने चाहिए थे, लगभग 3,358 करोड़ वेजेज अभी तक पे नहीं की गई हैं। तो आप समझ सकते हो, जबकि मनरेगा के तहत क्या होता है, गारंटीड पेमेंट ऑफ द वेजेज होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कंसर्न, कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज के कारण ये जो टाइमली वे में पेमेंट होनी चाहिए वो नहीं हो पाती, जिसके कारण
जो भी आपके वर्कर्स हैं उनके लाइवलीहुड पर असर देखने को मिलता है। तो सिलेबस, सबसे पहली बात डायरेक्ट सिलेबस है आपका, ये देख सकते हो आप, वेलफेयर स्कीम फॉर द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन बाय द सेंटर एंड द स्टेट्स एंड द परफॉर्मेंस ऑफ दीज स्कीम्स। तो सबसे जो लार्जेस्ट पेंडिंग पेमेंट है, जहां अभी पेमेंट नहीं की गई है, लार्जेस्ट शेयर यानी कि इतना करोड़ की पेमेंट पेंडिंग है अभी, उसमें से लार्जेस्ट शेयर कौन से राज्य की है? वेस्ट बंगाल, देन उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। ठीक है, और इससे पहले सेंटर ने वैसे कहा था कि ये डिले हो रहा है पेमेंट ऑफ वेजेज करने में, उसका कारण क्या है? तो एक तो इम्प्लीमेंटेशन इश्यू जो स्टेट में देखने को मिलती है, जिसमें आपका स्टाफिंग की कमी होना या फिर नॉन टाइमली वे में रिपोर्ट करना अटेंडेंस को, एज वेल एज मेजरमेंट रिलेटेड इश्यू। एंड इस बार के बजट में आपको पता है, यूनियन बजट 2022, इसमें इस बार सेंटर ने बजट एलोकेशन जो मनरेगा को दी जानी है उसमें कमी लाई है। आप देख सकते हो लगभग 25% की कमी इन कंपैरिजन टू द रिवाइज्ड एस्टिमेट फॉर द करंट ईयर। तो रिवाइज्ड एस्टिमेट जो अभी निकल कर आई है इकोनॉमिक सर्वे में, उसके कंपैरिजन में 25% जो आपका अभी फिलहाल बजट एलोकेशन हुआ है फॉर मनरेगा, 25% की कमी आप समझ सकते हो। एंड अभी एक तो डिले हो रहा है पेमेंट ऑफ वेजेस में, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात बजटरी कटिंग भी देखने को मिली है। तो इसके कारण मनी अवेलेबिलिटी फिर से और ज़्यादा कम हो जाएंगी, और जब मनी अवेलेबिलिटी ही नहीं रहेगी तो आप समझ सकते हैं वर्कर्स को जो पे करने हैं अगले साल, उसको पे करने में भी दिक्कत आएंगी, डिले होगा पेमेंट में, तो ये और ज़्यादा फर्दर डिले को बूस्ट करेगा। अन्य क्या चैलेंजेज फेस किए जा रहे हैं मनरेगा के तहत? तो पहली बात तो जो वर्क है वो ऑन द ग्राउंड तो दिखते नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड में कंप्लीटेड दिखाए जाते हैं। इसके तहत आपको क्या होता है? मनरेगा के तहत आपको अनस्किल्ड वर्क करनी पड़ती है और 100 डेज के लिए गारंटीड वर्क मिलता है, लेकिन ये देखा गया है कि जो रिकॉर्ड है उसमें तो दिखाए जाते हैं कि वर्क कंप्लीट कर दिया गया, जैसे फॉर एग्जांपल गड्ढे खादने का काम किसी को एलोकेट किया गया, ठीक है, तो रिकॉर्ड में दिखाया जाता है कि हाँ ये वर्क कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए, वेरीफाई किया जाए तो फिर ये एग्जिस्ट नहीं करते। तो ऐसी इश्यूज आती हैं। नेक्स्ट इज योर नॉन पेमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, अभी आपने देखा भी, ठीक है, हमने अभी डिस्कस भी किया। एक तो डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेज है ही है, और ये है आपका अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, यानी कि मनरेगा के तहत ये भी तो है कि अगर आपको वर्क नहीं मिल रहा है, लेट्स से आपने मनरेगा के लिए अप्लाई किया और आपको वर्क नहीं मिला, तो आपको उसके बदले कंपनसेशन मिलेगा। लेकिन ये भी देखा गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस जो मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिलती, तो ये दूसरा इश्यू है। नेक्स्ट इज योर टू मच सेंट्रलाइजेशन इस स्कीम को लेकर, जिसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है ऑलमोस्ट वही इसके इम्प्लीमेंटेशन को डिक्टेट करते हैं। नेक्स्ट इज योर फॉल्टी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डाटा, जिसके कारण करप्शन एंड जो अकाउंटेबिलिटी रिलेटेड इशू निकल कर आती है। नेक्स्ट इज योर जो जेन्युइन जॉब कार्ड्स हैं उसको डिलीट किया जा रहा है, सो दैट जो टारगेट रखी गई हैं कि 100% डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का टारगेट अचीव किया जाए, उसको अचीव करवाने के लिए। अब जब ये जेन्युइन जॉब कार्ड्स डिलीट की जाएंगी तो आप समझ सकते हो जो नंबर ऑफ वर्कर्स जिनके पास बैंक अकाउंट लेट्स से कि नहीं है तो वो कम हो जाएंगे। तो इनडायरेक्टली अगर देखा जाएगा तो लगेगा कि जो डीबीटी टारगेट्स हैं वो बढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि जो नॉन बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं उनकी संख्या घट रही है, इसीलिए लग रहा है कि डीबीटी टारगेट्स बढ़ रहे हैं। तो ये इशू निकल कर आ रही है। क्या सजेशंस हैं? आप देख सकते हो कि भाई साहब वेजेज जो भी दिए जा रहे हैं वो काफ़ी कम है और इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं है, तो वेजेज को इन्फ्लेशन एडजस्टेड बनाया जाए। नेक्स्ट इज योर पार्टिसिपेटरी टेक्निक्स। नेक्स्ट इज योर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी लाइक ई मस्टर रोल, ड्रोन सर्वे इस्तेमाल किया जाए टू मॉनिटर द वर्क डन। एंड मनरेगा 2005 आपको ही पता है 2005 में लाया गया था। इसके तहत 100 डेज का वर्क गारंटीड देने की बात की जाती है, और ये जो 100 डेज की वर्क है वो 150 डेज तक एक्सटेंड किया जा सकता है अगर कोई एक्सट्रीम इवेंट आ गई, लेट्स से ड्राउट आ गया या फिर नेचुरल कैलामिटी आ गई इन द नोटिफाइड रूरल एरियाज। और आपको पता होना चाहिए कि मनरेगा रूरल एरियाज के लिए ही है, नॉट फॉर द अर्बन एरियाज। एंड इसके तहत जो रूरल हाउस होल्ड हैं जिनके एडल्ट मेंबर्स
ये वर्क करना चाहते हैं, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करना चाहते हैं तो इनको रोजगार मिलेगा। एंड क्या क्या परमिशेबल वर्क है, तो लैंड डेवलपमेंट, सॉइल कंजर्वेशन के लिए कोई वर्क हो, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कोई वर्क हो, तो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और ये याद रखना, ये जो वर्क है कम्युनिटी लैंड पर भी किया जा सकता है एज वेल एज प्राइवेट लैंड पर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दीज वर्क्स कैन बी ऑन बोथ कम्युनिटी एज वेल एज प्राइवेट लैंड। तो ये फ्रेंड्स हमने आर्टिकल नंबर 3 डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द आर्टिकल नंबर 4। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट डिसएग्रीज विथ गवर्नमेंट्स प्रपोजल ऑन कोल गैसिफिकेशन। तो जो आपका CSE है, इसने डिसएग्रीमेंट या फिर यूँ कह सकते हो कि असहमति जताई है जो अभी आपका हाल फिलहाल में गवर्नमेंट का प्रपोजल आया है कोल गैसिफिकेशन को लेकर। तो क्या प्रपोजल आया वो तो आपका यूनियन बजट 2022-23 में देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हो यूनियन बजट 2022-23 में अनाउंस की गई थी कि 4 पायलट प्रोजेक्ट्स कोल गैसिफिकेशन के लिए सेटअप किए जाएंगे फॉर टेक्निकल एंड फाइनेंशियल वायबिलिटी। तो क्या कंसर्न है उसको देखने से पहले लेट्स मूव टू द सिलेबस फर्स्ट। तो आर्टिकल नंबर 4 की अगर हम बात करें तो ये आपका कवर होगा इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी, इसके अंतर्गत आपका ये आर्टिकल नंबर 4 कवर होगा, ठीक है। तो एक तो इंडिया का एम ये है कि 100 मिलियन टन्स ऑफ कोल गैसिफिकेशन का टारगेट हमें अचीव करना है बाय 2030। इसलिए भारत इतना ज़्यादा जोर कोल गैसिफिकेशन पर दे रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है, जो CSE है यानी कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, बेस्ड ऑन देयर स्टडी एंड असेसमेंट, ये दर्शाता है कि जो आपका कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस जिसके माध्यम से जो कोल है उसको सिंथेसिस गैस में कन्वर्ट किया जाता है, वी विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ द कोल गैसिफिकेशन। तो ये जो आपका कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस है ये कोई अट्रैक्टिव ऑप्शन है ही नहीं विद रिस्पेक्ट टू द क्लाइमेट चेंज पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि इसकी मदद से जो क्लाइमेट चेंज की समस्या है वो तो एड्रेस होंगी नहीं, तो फिर इसको प्रमोट करने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो ये बेसिकली निकल कर आ रही है। और कोल गैसिफिकेशन क्या है, तो कोल गैसिफिकेशन का सिंपल सा मतलब ये है कि जो कोल है आपका, जो ट्रेडिशनल कोल होता है उसको सिंथेसिस गैस में कन्वर्ट कर दिया जाए। और सिंथेसिस गैस ये मिक्सचर होता है हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, तो CO + CO2 + H2। ये प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो कोल गैसिफिकेशन है इसको जनरली हायर टेम्परेचर रेंज में किया जाता है, बिकॉज कोल गैसिफिकेशन का मतलब क्या है, वो गैस में कन्वर्ट करना, उसके लिए हायर टेम्परेचर की जरूरत होगी। तो देख सकते हो टेम्परेचर रेंज क्या है, 1100 to 1400 डिग्री C, एंड इसको कैरी आउट किए जाते हैं, याद रखना है, इन लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, नॉट इन एक्सेस अमाउंट, लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। क्या एडवांटेज है, तो जो सिन गैस है उसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में किया जा सकता है, साथ ही साथ केमिकल प्रोडक्ट लाइक फर्टिलाइजर्स इसके लिए भी किया जा सकता है, साथ ही साथ इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए भी किया जा सकता है, जैसे सल्फर इम्प्योरिटीज हो, मरकरी रिलेटेड कंटेंट हो कोल में, तो उसको रिमूव करने के लिए किया जा सकता है टू मेक इट मोर एफिशिएंट। अलॉन्ग विथ हमें लैंडफिल की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर डिस्पोजिंग द एस, बिकॉज ये तो आपका गैस में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन बूस्ट करेगा मेथनॉल का, डाइमिथाइल ईथर का एंड अमोनिया का, तो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी भी कम होगी। एंड अब बात करते हैं कि जो CSE है, सेंटर फॉर एनवायरमेंट साइंस, इन्होंने कंसर्न क्यों रेज किए हैं ओवर द CG। तो पहली बात तो ये है, इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से ये कोई आपका बेनिफिशियल है नहीं। कैसे, तो 2.5 टाइम्स मोर कार्बन डाइऑक्साइड ये प्रोड्यूस कर रहा है एज कम्पेयर टू द कन्वेंशनल कोल पावर थर्मल पावर प्लांट। तो आप समझ सकते हो ज़्यादा ही आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। तो हाउ दे कैन डील विद द क्लाइमेट चेंज इशू एंड द राइजिंग ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस। एंड कोल गैसिफिकेशन प्लांट, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कॉस्टलियर भी है देन TPPs। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि कोल गैसिफिकेशन में बेसिकली मेन एलिमेंट क्या है, कोल ही तो है। तो जो भारत का टारगेट रखा गया है कि इंडिया को डीकार्बनाइज किया जाएगा आने वाले समय में, तो इस टारगेट पर भी ये खरा नहीं उतरता। और चौथी इंपॉर्टेंट बात ये कि इट इज वाटर इंटेंसिव प्रोसेस। सो फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस किया ऑल द इश्यूज रिलेटेड टू कोल गैसिफिकेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 4-5 बार न्यूज में आ चुकी है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑल दीज आर्टिकल्स। सो फ्रेंड्स, after discussing all these articles, let's move to the next article. Central panel to prepare road map for Indian universities to set up foreign campuses. आपको पता है फॉरेन
जो यूनिवर्सिटीज हैं या कॉलेजेज है वो इंडिया में अपने इंस्टीट्यूशन कैंपसेस सेटअप किए जाते हैं। तो भारत के जो इंस्टीट्यूशन है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, क्यों ना वो भी अपने कैंपसेस टू द अदर नेशन सेटअप कर सके। इसको प्रमोट करने के लिए आपका रोड मैप तैयार किया गया है, सिंपल शब्दों में यही है। तो सिलेबस सबसे पहले बात करते हैं। तो आपका जो आर्टिकल नंबर 5 है वो कवर होगा इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर रिलेटेड टू एजुकेशन। तो आप देख सकते हो ये जो कमिटी है जिन्होंने ये रोड मैप तैयार करनी है अंडर द डॉक्टर के राधाकृष्णन, इनको कहा गया है कि एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाए सो दैट जो हमारे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो कैसे अपने कैंपस आउटसाइड इंडिया खोल सकते हैं इसके बारे में बताया जाए। और ये जो आपका इनिशिएटिव है ये तब आई जब जो आईआईटी दिल्ली का जो प्रपोजल है उन्होंने रखा कि हमें सेंटर्स ओपन करने हैं सऊदी अरेबिया एंड इजिप्ट में। इससे पहले सेंटर ने गाइडलाइंस भी इशू की थी जिसके तहत जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ इमिनेंस है, सर्टेन इंस्टीट्यूशन जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया, उन्हीं को हम इंस्टीट्यूशन ऑफ इमिनेंस कहते हैं। तो इनके लिए गाइडलाइंस इशू की थी कि ये ओवरसीज कैंपसेस ओपन कर सकते हैं, लेकिन हाँ याद रखना है प्रेयर अप्रूवल लेना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, अलोंग विथ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हासिल करनी पड़ेगी फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स प्लस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। एंड वी हैव द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जिसके तहत ऑलरेडी ये बातें कही गई हैं कि जो हमारा एजुकेशन है उसको इंटरनेशनलाइजेशन किया जाए, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट किया जाए। अलोंग विथ व्हाट जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज है वो भारत में ऑपरेट कर सकते हैं, अलोंग विथ व्हाट जो हमारे हाई परफॉर्मिंग इंडियन यूनिवर्सिटीज है लाइक एनआईटीज आईआईटीज ये सब जो भी है वो अपने कैंपसेस दूसरे देश में सेटअप कर सकते हैं। ये हुआ आपका इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन कि नॉट ओनली हमारे एजुकेशन कैंपसेस बल्कि फॉरेन एजुकेशनल कैंपसेस इंडिया में आ सकते हैं। बेनिफिट क्या होगा अगर इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करते हैं अपने कैंपसेस को अदर कंट्रीज में, तो एक तो इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की जो वैल्यू है ग्लोबल फुटप्रिंट है वो बढ़ेंगी, दूसरी इंपॉर्टेंट बात इंटरनेशनल रैंकिंग भी इम्प्रूव होगी। लेकिन अगर फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भारत में अपना कैंपस एस्टेब्लिश करते हैं तो उसका क्या बेनिफिट होगा, तो जो भारतीय स्टूडेंट्स हैं उनको कंटेम्प्रेरी एंड ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कोर्सेज एसेसिबल मिल सकेंगे फ्रॉम द कंफर्ट्स ऑफ द होम। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जो ऐसे कोर्सेज जो लाई जा रही हैं कंटेम्प्रेरी एंड ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कोर्सेज उनका वाइडर रीचेबिलिटी होगा एंड वर्ल्ड क्लास पेडागोलॉजी मिल सकेंगे अफोर्डेबल कॉस्ट पर, अलोंग विथ पेडागोजिकल स्किल्स। पेडागोजिकल मतलब रिलेटेड टू टीचर को जो ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे उनको टीचिंग स्किल्स इंप्रूव करने हैं उनको कहते हैं, ठीक है। तो इन्हांसमेंट इन पेडोलॉजिकल स्किल्स फॉर इंडियन टीचिंग कम्युनिटी, तो ये भी आपका मॉडर्न टेक्नोलॉजी मॉडल स्किल सेट निकल कर आएगा। अलोंग विथ इट विल बी हेल्पफुल इन अचीविंग ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो टू 50%, जो कि आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी में टारगेट भी रखी गई है। सो फ्रेंड्स इसे डिस्कस करने के बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। सेंटर सिंप्लीफाइज प्रोसीजर फॉर रेसिडेंशियल कंज्यूमर्स टू इंस्टॉल सोलर रूफटॉप प्लांट। तो बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि नया प्रोसीजर लाया गया है जिसके तहत अब जो कंज्यूमर्स है उनको अगर सोलर रूफटॉप प्लांट अपने छत पर इस्टेब्लिश करनी है तो आसानी से सिंपलर प्रोसीजर के माध्यम से इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो प्रोसीजर में सहूलियत लाई गई है, कहने का मतलब ये है। तो इसे डिस्कस करने से पहले लेट्स मूव टू द आर्टिकल सिलेबस। तो सिलेबस में आपका कंजर्वेशन एनवायरमेंटल पॉल्यूशन डिग्रेडेशन इसके अंतर्गत भी आ सकता है, और जो एनर्जी है एनर्जी में रिन्यूएबल एनर्जी है उसके अंतर्गत भी आ जाएगा। तो देख सकते हो ये जो नया प्रोसीजर है इसके तहत नेशनल पोर्टल तैयार किए जाएंगे जिसके तहत अगर कोई एप्लीकेंट्स अप्लाई करना चाहता है फॉर इंस्टॉलिंग द सोलर रूफटॉप प्लांट इन देयर रेसिडेंशियल होम्स तो वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उनको अप्रूवल मिलेगा, साथ ही साथ ट्रैकिंग भी कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन का। और जो रेसिडेंट्स होंगे उनको जो एप्लीकेशन अगर अप्रूवल हो जाती है तो जो सोलर रूफटॉप टेक्नोलॉजी प्लांट है या तो वो खुद से इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर कोई वेंडर को वो चुन सकते हैं अपने चॉइस का, ठीक है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है वो सर्टेन स्टैंडर्ड्स एंड स्पेसिफिकेशंस इश्यू करेंगी फॉर establishing the solar rooftop plant
सो दैट क्वालिटी एंड पोस्ट इंस्टॉलेशन सर्विसेज को फैसिलिटेट किया जा सके। एंड अगर हम बात करें एसआरटी की, तो सोलर रूफटॉप में क्या होता है, जो सोलर पैनल्स है वो इंस्टॉल किए जाएंगे कहाँ पर, छतों पर। जैसे आजकल आप मेट्रो में भी देख रहे होंगे कि जो मेट्रो बिल्डिंग्स हैं उनके छतों पर भी सोलर पैनल इंस्टॉल किए जा रहे हैं। क्या है वो एग्जाम्पल, एसआरटी का ही तो एग्जाम्पल है। और ये जो एसआरटी है वो दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो एसआरटी जिसमें आपका स्टोरेज फैसिलिटी होगी, जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होंगे वो बैटरी में स्टोर किए जाएंगे। दूसरा है ग्रिड कनेक्टेड एसआरटी। ग्रिड कनेक्टेड एसआरटी यानी कि जो आपके, जैसे फॉर एग्जांपल एक हाउस होल्ड है और दूसरा हाउस होल्ड है, तो इसने कुछ प्रोड्यूस किया इलेक्ट्रिसिटी वाया सोलर एंड इसने कुछ प्रोड्यूस किया, उसको ग्रिड में कनेक्ट कर दिया जाएगा सो दैट सप्लाई जो है सोलर एनर्जी की वो इस ग्रिड में आ जाए और इसके माध्यम से वो अपनी एनर्जी को बेच भी सकते हैं आने वाले समय में। तो ये बात है। एडवांटेज क्या है, तो पहली बात तो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस में बचत होगी। क्यों? क्योंकि अपने छत पर ही जो एनर्जी प्रोडक्शन हो रही होंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमें एडिशनल लैंड की जो जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब ये सब जो आपके एक्सपर्ट्स या टेक्नीशियंस आएंगे तो इनके लिए भी तो रोजगार जागेंगी एंड पावर बिल में भी कमी आएंगी एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली तो होगा ही होगा। चैलेंजेस क्या है, तो पहली बात तो कैपिटल कॉस्ट, ये शुरुआती कैपिटल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। अलॉन्ग विथ इसका जो एडॉप्शन है सोलर रूफटॉप प्लांट का काफ़ी ज़्यादा स्लो है। आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ 5.7 गीगावाट ही इंस्टॉल हो चुके हैं अभी तक। एंड डिस्कॉम्स डिसइंसेंटिवाइज द एसआरटी इन द कमर्शियल एंटरप्राइज। तो डिस्कॉम्स भी नहीं प्रॉपर इनिशिएटिव लेते जिसके तहत एसआरटी को प्रमोट किया जा सके। अलॉन्ग विद इंपोर्ट डिपेंडेंसी सोलर मॉड्यूल्स एंड सोलर इक्विपमेंट्स, ये तो आपको ही पता है चाइना से हम लोग काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं ये सोलर मॉड्यूल, जिस कारण महंगे भी पड़ जाते हैं। लैक ऑफ R&D। नेक्स्ट यूजर क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं टू प्रमोट एसआरटी, तो वी हैव द ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप एंड सोलर पावर प्लांट्स प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया है विथ ए टारगेट कि हमें क्यूमुलेटिव कैपेसिटी 40 गीगावाट का अचीव करना है, यानी कि जो 40 गीगावाट है वो आपका सोलर रूफटॉप से आए बाय 2022। तो ये है आपका ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप। एंड वी हैव द सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर रेसिडेंशियल सेक्टर एंड इंसेंटिव भी दी जाती है फॉर डिस्कॉम्स कि वो आपका एसआरटी को प्रमोट करे। नेक्स्ट इज योर स्पिन, जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, डेवलप की गई है फॉर एक्सपीडिटिंग द सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट अप्रूवल, कि जल्द से जल्द प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिल सके सो दैट डिले ना हो। नेक्स्ट इज योर स्टेट रूफटॉप सोलर अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स, यानी कि सरल इंडेक्स, जिसके तहत राज्यों को असेस किया जाता है बेस्ड ऑन द सोलर अट्रैक्टिवनेस। सो फ्रेंड्स, ये हमने ऑल दीज आर्टिकल डिस्कस किया विद इन 30 मिनट्स। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फ्रेंड्स।